हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के बारे में। ये क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 12 का जो ज्योग्राफी का बुक है उसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज ये आप लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पर डाले जाएंगे, कंटिन्यूसली डाले जाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो जब देखने का अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चैप्टर को समझते हैं। कह रहा मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो एक भूगोल शास्त्री हैं क्या, रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, कह रहे हैं रैटजेल कह रहे हैं कि मानव भूगोल क्या है, समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। समाज का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे विभिन्न विविधताओं के लोग रहते हैं उसको कहते हैं समाज। और धरातल, पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम लोग, धरती की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का संबंध कैसे होगा, तो आप क्या करते हो, उस पर अधिवास करते हो, रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब कहाँ करते हैं हम लोग, तो अपनी पृथ्वी पे धरातल पे ही करते हैं। तो इन सब के बीच का जो संबंध है वो क्या है। यदि आपको मोटा मोटा एग्जाम्पल समझना ना, जैसे कोई व्यक्ति है जो कृषि करता हो, कृषि ज़मीन पे की जाती है और कौन करता है, व्यक्ति करता है, मतलब जो समाज में लोग रहते हैं वो करता है। तो इन दोनों का बीच का अध्ययन है। बट ये डायमेंशन अलग अलग चीज़ों में लागू हो सकता है, आप आसानी से समझ ले, इसलिए मैंने कृषि का एग्जाम्पल लिया। तो अलग अलग चीज़ों में लागू हो सकता है। कोई यदि होटल किए हुए है, सेवा दे रहा है, सेवा देने का काम कर रहा है, तो वो भी धरती पे ही है। तो इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ना, समाज और धरातल के बीच का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं मानव भूगोल। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से मानव और हमारी जो धरती है उसकी बात की गई है। चलिए, तो रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्या है, अध्ययन है, उसी को कहते हैं मानव भूगोल। चलिए आगे देख लेते हैं। मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम बताने की बात है। तो पहला है व्यवहारवादी भूगोल, समाजवादी सामाजिक कल्याण का भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल। ये 4 क्षेत्र आते हैं, उपक्षेत्र आते हैं किसके, मानव भूगोल के, जिसमें व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं। ये 4 नाम लिखने के लिए कहते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब जो 3 नंबर वाला 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें पूछ लेते हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है संभववाद से क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के डेट में जो लोग पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन करते हैं उनके लिए, उनके ये पॉजिटिव साइड में है लेकिन थोड़ा सा गलत है, वो समझ लेते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है संभववाद मानवीय समाज एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों की विचारधाराएं हैं। कहता 2 मानवीय समाज एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विचारधाराएं हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधा आ जाते हैं, ठीक है, जीव जंतु, सब कुछ प्राकृतिक पर्यावरण के ही हिस्से हैं। तो ये जो है इनके बीच का एक विचारधारा है। इसके तहत प्राकृतिक में अनिवार्यताएं को न मानते हुए हर जगह संभावनाओं की बात है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। मतलब कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि प्रकृति का नियम गया अलग और हम जो बात कर रहे हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक के नियमों का नज़रअंदाज करते हुए जो हम लोग काम करते हैं उसको कहते हैं कि प्रकृति में अनिवार्यताओं को न मानते हुए हर जगह संभावनाओं की बात करना, मतलब अपनी आवश्यकताओं की बात करना, संभावनाओं की बात करना। और इन मानव संभावनाओं का जो स्वामी कौन है, मानव है, इसी को कहते हैं संभववाद। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो प्राकृतिक के नियमों का पालन नहीं करता है और वे कहता है कि यदि हमारी ज़रूरत ये है तो ये हमारे लिए क्या है, संभावनाएं हैं। जैसे मान के चलो कि आपको प्रकृति से पेड़ की ज़रूरत है और पेड़ आपको क्या चाहिए, घर के लिए चाहिए, लकड़ी बनाना है, जैसे खिड़की बनाना है, चौकी बनाना है, गेट बनाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए। तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए लकड़ी क्या हो गई, संभावना है। बाकी पेड़ काटने से इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका लेना देना हमको नहीं है। जैसे आप तालाब की बात कर लेते हो, तालाब की बात करते हैं, उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है, अब मछली पालन के लिए हो सकता है कि आप पहले क्या करेंगे, तालाब की सफाई करेंगे, ये सब करेंगे। तो जो बाकी जीव जंतु हैं उसका ध्यान न करते हुए सिर्फ आप तालाब की बात करते हैं और आप अपने फ़ायदे के लिए मछली पालन करते हैं। तो क्या है कि आप फिर वहाँ पे संभावनाएं देख रहे हैं। ठीक है,
हर जगह पे क्या है, व्यक्ति की जो मानसिकता हो वो पर्यावरण को के नियमों को दरकिनार कर अपने फायदे के लिए संभावनाओं की तलाश करना ही क्या है, संभववाद की विचार है। ठीक है, चलिए आगे फिर हम आपको बताते हैं। जहाँ भी प्राकृतिक पर्यावरण है हर जगह संभावनाएं हैं, और ये कौन मानता है, ये व्यक्ति मानता है कि जहाँ भी प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या है, संभावनाएं हैं। जैसे नदी क्षेत्र विद्युत उत्पादन के लिए, नदी क्षेत्रों पे क्या करते हैं हम लोग, पानी को रोक के विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन करते हैं। फिर बांध बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, झील निर्माण के माध्यम से मछली पालन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह की जितनी भी विचारधाराएं हैं जो मानव सिर्फ अपनी संभावनाओं को तलाश करता है प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में, इस विचारधारा को कहते हैं संभववाद। ठीक है, चलिए दूसरा है पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। ये भी बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के समाज में। जो लोग प्रकृति का मतलब बिल्कुल अंधाधुंध होना करते हैं ना, उनके लिए ये सटीक बैठता है। देखो ये क्या है, यह विचारधारा मानव समाज एवं प्राकृतिक पर्यावरणों के बीच की विचारधारा है। आपने पहले वाला भी देखा था संभववाद क्या, तो दोनों वो भी क्या था, मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण की विचारधारा थी। ये भी मानव समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के ही विचारधारा है, लेकिन ये पहले वाले से बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। ये पहले वाला नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, मतलब आप हर जगह क्या कर रहे हैं, संभावनाओं की तलाश कर, आपको लग रहा है कि अच्छा ये मेरे काम का, ठीक है काट लो। जैसे पेड़ पौधा की बात करें, काट लो। यदि कोई चीज़ मेरे काम का है तो ठीक है उसका उपयोग कर लो, जैसे भी उपयोग हो सकता है उसका उपयोग कर लो, बाकी छोड़ दो कि दुनिया को क्या फर्क पड़ता है, उसे नहीं, आपको नहीं देखना है। बस आपको अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है और संभावनाएं की हर जगह तलाश करते रहनी है। लेकिन ये उसके बिल्कुल उलट धारा है, क्या था, जिसमें मानव को बिल्कुल निर्बल माना गया है। मतलब ये दो लोगों के बीच की विचारधारा है, प्राकृतिक पर्यावरण लोग नहीं कहेंगे, ठीक है, दो चीज़ों के बीच की विचारधारा है, एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव समाज। तो इसमें क्या है कि मानव को बिल्कुल निर्बल माना गया है, किसके सामने, प्राकृतिक के सामने, जिससे मानव को बिल्कुल निर्बल माना गया है, तथा इस विचार में मानव प्रकृति के आदेशानुसार चलने के लिए बाध्य है। विचारधारा किसके बीच है, प्रकृति और मानव समाज के बीच, जिसमें मानव को बिल्कुल निर्बल माना गया है। किसके सामने निर्बल माना गया है, प्रकृति के सामने। प्रकृति के सामने मानव खुद को समर्पित कर देता है, कहता है हम तो कुछ है ही नहीं, प्रकृति सब कुछ है। और पहले वाले विचारधारा में क्या था, वहाँ पे मानव ही सब कुछ था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि मानव तो कुछ नहीं है, प्रकृति सब कुछ है। और इस विचारधारा में मानव प्रकृति के आदेशानुसार चलता है। जैसे मान लेते हैं जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं, यदि उनको खाने बनाने के लिए चाहिए तो उनको लकड़ी चाहिए होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सूखी टहनियों को तोड़ते हैं। अब उस व्यक्ति से पूछोगे, जो लोग जंगल के फल को बेच के बाहर मार्केट में क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो ये जो आज के भी डेट में भी है, आदिवासी समाज के जो लोग हैं जो जंगल के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनका भी ये सब काम होता है। तो उनसे कहोगे कि ये प्रकृति जो है इसका उपयोग क्या है, तो उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन जो शहर में लोग रह रहे हैं, जो उपभोक्तावादी मानसिकता के जो लोग हैं, उनका बिल्कुल डिफरेंस होगा प्राकृतिक को लेके। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ पे कि जो बिल्कुल मानव निर्बल माना गया है, ठीक है, इसके सामने है, प्रकृति के सामने है। अर्थात प्रकृति के अनुसार मानव खुद को बदलता है। मतलब यहाँ मानव अपने अनुसार प्रकृति को नहीं बदलता है, प्रकृति के अनुसार मानव खुद को बदलता है। ठीक है, और प्रकृति को सुनता है तथा उसकी पूजा करता है। ठीक है, प्रकृति को यदि लगता है कि नहीं ये काम करने से प्रकृति को नुकसान है, तो मानव नहीं करता है। मतलब इसी को कहते हैं प्रकृति को सुनना, तो मानव वो काम नहीं करता है और उसकी क्या करता है, पूजा करता है। अर्थात पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा में पर्यावरण को सर्वोच्च माना जाता है। आप देखे होंगे ना, हम लोग के यहाँ पौधे, पीपल के पेड़ को वो पूजा जाता है ज़्यादातर। तो ये क्या है, पौधे को एक क्या मानना कि एक तो हमारा ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, दूसरा कि प्रकृति की हम पूजा कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। आम के पेड़ को पूजा जाता है शादी के विवाह के समय में। नियम कुछ भी हो सकता है उसके पीछे, लेकिन और भी जो नियम है कि एक मानसिकता जो हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लॉजिक उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी पूजा करता है। अर्थात पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा में पर्यावरण को सर्वोच्च माना गया है। कह रहा है ये जो विचारधारा है इसमें पर्यावरण सर्वोच्च है। पहले वाले विचारधारा में क्या था, मानव सर्वोच्च था, अपने आप को मानता था। ठीक है, लेकिन इस वाले विचारधारा में पर्यावरण को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, उसके बाद आता है एक नव निश्चयवाद।
ठीक है, एक नई विचारधारा का उदय होता है, वो है नव निश्चयवाद। ये विचारधारा क्या है? तो ये विचारधारा देखो, हम पहले बताएं कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा थी वो भी आज के मानव को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचा सके, संसाधन को, प्राकृतिक संसाधन को बचा सकेंगे। तो वो भी फॉलो करना चाहिए। हाँ, पूरे तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे तरीके से करेंगे तो फिर विकास तो बिल्कुल रुक जाएगा। जैसे उसमें क्या कहा गया है कि मानव प्रकृति के सामने बिल्कुल निर्बल है, तो कुछ नहीं है, तो फिर विकास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उस विचारधारा को, मतलब ऊपर का जो विचारधारा था, एक संभववाद, दूसरा पर्यावरणीय निश्चयवाद, उन दोनों के बीच के विचारधारा का एक जन्म हुआ, एक नया विचारधारा का जन्म हुआ जो दोनों के बीच की बात करता है, और वो है ग्रिफिथ टेलर का विचार। क्या है? ग्रिफिथ टेलर एक भूगोल शास्त्री है, उन्होंने विचार दिया है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? इसमें उन्होंने प्रकृति एवं मानव के बीच संबंधों के पूर्व के दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को दर्शाया है। मतलब इस विचारधारा में उन्होंने, ग्रिफिथ टेलर ने कहा है कि प्रकृति एवं मानव का जो विचारधारा है, संभववाद और निश्चयवाद, उन दोनों के बीच के एक नए विचारधारा की संकल्पना प्रस्तुत की है। और यह संकल्पना क्या है? यह संकल्पना न तो पर्यावरण के प्रति नितांत स्थिर होने की बात करता है, मतलब पूरे तरीके से आपको क्या करना है, स्थिर नहीं हो जाना। ऐसा नहीं कि हाँ पर्यावरण सामने है तो आप चुपचाप खड़े रहेंगे, हाँ ठीक है यार कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, बस हम तो जी लेंगे जैसे जीना होगा, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस तरह की विचार को भी आपको नकारना है। और दूसरा, और न ही नितांत स्वतंत्रता या उपभोगी दृष्टिकोण की बात करना है। और कह रहे हैं कि ना ही पूरे तरीके से आपको क्या करना है, उसको उपभोगी दृष्टिकोण देखना है। जैसे कि कोई चीज़ देखा, अच्छा ये मेरे काम का, ठीक है काट लो, ये मेरे काम का, ठीक है इसका उपयोग कर लो, जैसे भी हो सकता है उपयोग वो कर लो। तो ये भी मानसिकता बहुत गलत है। एक मानसिकता कि आप जाके एकदम खड़ा हो गए, कहे कि नहीं यार तुम जी लो, हम तो नहीं जीने वाले, हमको मन नहीं कर रहा है, तुम जैसे जियोगे वैसा ही हम अपने आप को ढाल लेंगे। एक ये विचारधारा होगी। प्रकृति के सामने एक मानव ऐसे पेश हो सकता है। दूसरा पेश होने का तरीका है कि मानव कहता है अच्छा ये मेरे काम का है, ठीक है मैं ये उपयोग कर लो, ये मेरे काम का, ये उपयोग कर लो। तो आप क्या कर रहे हैं कि एकदम बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गए हैं और उसको दरकिनार करते हुए नियमों का, और आप अपने आप को यूज़ कर रहे हैं, उसकी उपयोगिता को, अपनी उपयोगिता को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो दो दृष्टिकोण है। कह रहा यह न संकल्पना तो पर्यावरण के प्रति नितांत स्थिर होने की है और न ही नितांत स्वतंत्रता या उपभोगी दृष्टिकोण की बात करता है। इसका अर्थ है कि हम बीच का मार्ग अर्थात प्रकृति नियमों का पालन करते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ये जो है कि हम बीच का मार्ग अपना सकते हैं, ठीक है। बीच का मार्ग अपनाते हुए मतलब हम प्राकृतिक नियमों का पालन भी करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम उसका ज़्यादा दोहन भी नहीं करेंगे, और दोनों का बीच का मार्ग अपना, ना तो ज़्यादा दोहन करेंगे ना यही हम बिल्कुल क्या करेंगे, स्थिर हो जाएंगे। हम बीच का मार्ग अपनाएंगे कि हम उसका उपयोग करें। इसी विचारधारा को वे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम देते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद को समझने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जैसे आप ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, शहर में, और ट्रैफिक लाइट में क्या करते हैं, आप जब भी ट्रैफिक लाइट के पास जाते हैं और वहाँ रेड सिग्नल होता है तो आप रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है फिर आप निकल लेते हैं। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा है वो कहता है कि ग्रीन सिग्नल है फिर भी रुके रहो, ठीक है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल निर्बल हो, मानव तो प्रकृति के सामने कुछ है ही नहीं, मतलब वो ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी तुमको रुके रहना है। लेकिन जो नव निश्चयवाद की विचारधारा कहता है कि ग्रीन सिग्नल है तो चलो। वहीं पे यदि देखोगे आप संभववाद की विचारधारा को, तो वो कहता है ग्रीन सिग्नल है या नहीं है, रेड सिग्नल है फिर भी चल दो। मतलब उस सिग्नल के कारण से, आपके रेड सिग्नल होने के बाद भी आप चल रहे हो, तो आपके कारण से दूसरे को क्या अफेक्ट हो रहा है। संभववाद की विचारधारा को मानने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रेड सिग्नल मेरा है तो सामने वाले को यदि दिक्कत हो सकता है हम चल जाएंगे, तो कहता है कि नहीं, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि दूसरे को क्या दिक्कत होगा, तो वो चल देता है रेड सिग्नल होने के बावजूद भी। लेकिन जो निश्चयवाद की विचारधारा वाले लोग हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद की, वो कहते हैं कि यार ग्रीन सिग्नल है फिर भी हम नहीं जाएंगे, हम तो बिल्कुल शांत रहेंगे भाई, साइड में खड़े रहेंगे। और नव निश्चयवाद की विचारधारा ये कहती है कि यदि रेड सिग्नल जलता है तो आप रुको, यदि ग्रीन सिग्नल जलता है तो जाओ। तो इसी को उन्होंने कहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया है, ठीक है। दो टॉपिक और है, ये है मानव का प्रकृतिकरण और ये प्रकृति का मानवीकरण। ये थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं पूछता है तो हम टॉपिक समझा देते हैं बेसिकली है क्या। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब ये होता है
कि अभी हम आपको आदिवासी वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, तो मान के चलो कि जंगल के आसपास का कोई क्षेत्र है और वहाँ पे जंगल में पहले जंगल की बात कर लेते हैं। जंगल में बहुत सारे बाघ रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, बहुत सारे जानवर रह रहे हैं, और उसके आसपास कोई क्षेत्र है जहाँ पे इंसान भी रहता है, मानवीय समाज के लोग भी रहते हैं। अब मानवीय समाज रहता है, इधर में जंगल है। अब क्या करता है, जानवर को बहुत ही स्वतंत्रता है कि वो आराम से जंगल से निकल के मानवीय समाज के इधर चला जाता है और मानवीय समाज की चीज़ों को देखता समझता है। ठीक है, जानवर उतना समझता नहीं है, देखता, ठीक है, वो समझेगा नहीं समझेगा वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ठीक है, मतलब कि वो मानवीय समाजों में क्या दखल करता है, आ जाता है, और उसका हो सकता है कि उसका गलत इम्पैक्ट भी होगा, इंसान को खा भी जाए। ठीक है, तो वो गलत इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं मानव का प्राकृतिकरण। मतलब मानव का प्राकृतिकरण हो गया, मानव तो था ही, उसके अंदर प्राकृतिक के लोग भी प्रवेश करने लगे। अब लोग कौन सा, जानवर हो सकता है कोई भी, तो प्रकृति प्रवेश कर रही है। वहीं पे दूसरा है कि प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब ये कि कोई व्यक्ति जो आज के डेट में गर्मी आया तो गर्मी में एसी चला लो। ठीक है, आप प्रकृति के बियॉन्ड जा रहे हैं। प्रकृति कहता है कि गर्मी, ठंडा, बरसात ये सब होगा, लेकिन आप कहते हैं नहीं, यदि गर्मी आया तो हम एसी चलाएंगे। ठीक है, और फिर आपको देखते हैं ठंडी में आप हीटर चलाते हैं। तो ये प्रकृति का क्या है, मानवीकरण है। तो यही कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ आइए, आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।